नमस्ते, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक बिजनेस को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चलाया जाना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक सफल रहे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। सरल शब्दों में यह वो तरीका है जिससे कंपनियों को निर्देशित, डायरेक्ट और नियंत्रित कंट्रोल किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य ये मानना है कि शेयर होल्डर्स ही कंपनी के असली मालिक हैं। मैनेजमेंट को यह स्वीकार करना होगा कि शेयर होल्डर्स के अधिकार सर्वोपरि हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केवल बॉस नहीं है, बल्कि वे ट्रस्टीज हैं जो शेयर होल्डर्स के हितों की रक्षा करते हैं। ये व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट फंड्स के बीच स्पष्ट अंतर रखने के बारे में भी है। ये डायग्राम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ढांचे को दिखाता है। सबसे ऊपर शेयर होल्डर्स हैं जो ट्रू ओनर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके लिए ट्रस्टीज की तरह काम करते हैं और मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। मैनेजमेंट अंततः बोर्ड के प्रति जवाबदेह होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार बोर्ड की प्रभावशीलता के मामले में भारत की रैंकिंग 65 से गिरकर 94 हो गई थी। चूंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत में निवेश करना चाहते हैं, इसलिए हमें अपने मानकों को सुधारना होगा। यही कारण है कि कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी जैसे नियामक निकाय रेगुलेटर्स बोर्ड्स को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दे रहे हैं। अगर हम दुनिया के साथ कदम मिलाना चाहते हैं तो हमें गवर्नेंस को गंभीरता से लेना होगा। ये चार्ट दिखाता है कि कैसे भारत की रैंकिंग 65 से गिरकर 94 पर आ गई। ये गिरावट एक चेतावनी है कि हमें अपने बोर्ड्स की कार्यप्रणाली और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने की आवश्यकता है। अब हम बोर्ड की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक ट्रस्टी के रूप में बोर्ड का काम सिर्फ निगरानी करना नहीं, बल्कि मैनेजमेंट को ग्रोथ के लिए गाइड और मोटिवेट करना भी है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है सीईओ और की मैनेजमेंट पर्सनल KMP के काम की समीक्षा करना। लेकिन आप किसी के काम को कैसे मापेंगे? इसके लिए लिखित मानदंड, डॉक्यूमेंटेड क्राइटेरिया होने चाहिए। इसके अलावा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी का पैसा और व्यक्तिगत पैसा अलग अलग रखा जाए। ये माइंड मैप बोर्ड की 4 मुख्य जिम्मेदारियों को दर्शाता है। 1. ट्रस्टीशिप, शेयर होल्डर्स की रक्षा। 2. गाइडेंस, विकास के लिए मार्गदर्शन। 3. रिव्यू, CEO के MP का मूल्यांकन। और 4. एथिक्स, फंड्स का सही प्रबंधन। किसी भी कंपनी को सही दिशा में चलाने के लिए 2 दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, विजन और मिशन स्टेटमेंट्स। विजन स्टेटमेंट ये बताता है कि कंपनी भविष्य में क्या बनना चाहती है, माइनस ये उसका लॉन्ग टर्म लक्ष्य है। दूसरी ओर मिशन स्टेटमेंट ये बताता है कि कंपनी उस लक्ष्य को पाने के लिए आज क्या करेगी। इसमें स्टेक होल्डर्स, पर्यावरण और कानूनों का पालन करने की प्रतिबद्धता शामिल है। ये दोनों मिलकर बोर्ड और मैनेजमेंट को सही रास्ता दिखाते हैं। ये डायग्राम विजन और मिशन के बीच का अंतर दिखाता है। विजन भविष्य और दीर्घकालिक लक्ष्यों, लॉन्ग टर्म गोल के बारे में है, जबकि मिशन उस तक पहुंचने के लिए एक्शन प्लान और प्रतिबद्धताओं, कमिटमेंट्स के बारे में है। बोर्ड CEO या KMP का मूल्यांकन कैसे करता है? इसके लिए हम क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरिया या CPA का उपयोग करते हैं। CPA केवल जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये स्पष्ट करता है कि एक मैनेजर से क्या परिणाम, रिजल्ट्स अपेक्षित हैं। CPA का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये माइक्रो मैनेजिंग को रोकता है। माइनस यानी बोर्ड को हर छोटी चीज में दखल देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रिम्यूनरेशन, वेतन को सीधे परफॉर्मेंस से जोड़ता है और एक मजबूत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड संस्कृति बनाता है। ये फ्लोचार्ट CPA के फायदों को समझाता है। जब हम CPA परिभाषित करते हैं A, तो उम्मीदें सेट होती हैं। B, इसके लाभ। C है, माइक्रो मैनेजिंग रुकता है, वेतन परफॉर्मेंस से जुड़ता है और स्ट्रैटेजी पर फोकस बढ़ता है। एक CPA वास्तव में दिखता कैसा है? इसके ढांचे में एक हेडिंग होती है और एक रिजल्ट स्टेटमेंट होता है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि काम कब पूरा माना जाएगा। उदाहरण के लिए सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि सेल्स बढ़ाओ। स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि सेल्स 10% बढ़े, जब तक कि ये जरूरी है कि जिस व्यक्ति CEO KMP के लिए CPA बनाया गया है वो इसे समझे और स्वीकार एक्सेप्ट करे, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये डायग्राम CPA की संरचना और प्रवाह को दिखाता है। हेडिंग से शुरू होकर रिजल्ट स्टेटमेंट लक्ष्य तक और फिर स्टैंडर्ड्स मानदंड तक। अंत में KMP द्वारा समझना, अंडरस्टैंडिंग और स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस अनिवार्य है। चलिए CPA का एक व्यावहारिक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए MD का काम है विजन एंड मिशन, VNM को लागू करना। इसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे? पहला, क्या MD ने सीनियर मैनेजमेंट को VNM समझाया है? दूसरा, क्या सीनियर मैनेजर्स ने इसे अपनी टीमों के साथ डिस्कस किया है? तीसरा, क्या प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट के सिद्धांतों का पालन हो रहा है? ये ठोस सबूत हैं जिनसे बोर्ड ये तय कर सकता है कि MD ने अपना काम किया है या नहीं। ज़ेंग्यांगाम, यहां MD के लिए एक CPA उदाहरण है। मुख्य लक्ष्य विजन एंड मिशन अलाइनमेंट है। इसके नीचे 3 स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड 3 में प्रोफेशनल मैनेजमेंट के 4 स्तंभ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोल शामिल हैं, जिनका पालन होना चाहिए।
दूसरा उदाहरण एनुअल बजट्स का है। एमडी का काम केवल नंबर्स देना नहीं है। सीपीए के अनुसार बजट तार्किक मान्यताओं, लॉजिकल अजम्पशंस पर आधारित होना चाहिए। एमडी को एक नैरेटिव विवरण देना होगा जो भविष्य का विजन दिखाए। इसमें केवल पुराने काम नहीं बल्कि इनोवेटिव आइडियाज और कॉस्ट रिडक्शन के लिए एक्शन प्लान भी शामिल होना चाहिए। अगर बोर्ड इन स्टैंडर्ड्स का पालन करता है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप मजबूत हो जाएगा और कंपनी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। ये अंतिम डायग्राम बजट सीपीए के लिए एक चेकलिस्ट की तरह है। एक अच्छे बजट में लॉजिकल अजम्पशंस, क्लियर नैरेटिव, ग्रोथ प्रोजेक्शन और इनोवेशन के लिए एक्शन प्लान होना चाहिए। यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सफलता है।